हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आवर टुडेज टॉपिक इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम रिसिप्ट्स एंड जो एक्सपेंडिचर है उनके बारे में ट्रांजेक्शन करते हैं, उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, हम ट्रांजेक्शन वो करते हैं जो हम बाहर की कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स को की एंट्री हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट है जिसमें कि ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ या दूसरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ करता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो सारी ट्रांजेक्शन ऐड होती है जिस स्टेटमेंट में, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट कब आया था, ये इंडिया में 1948 में आया था। 1948 से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं इंडिया के अंदर, और ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। दो टर्म्स होती है, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर डिफरेंस क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो हम जो ट्रांजेक्शन्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। जो हम गुड्स में जो ट्रांजेक्शन करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो सारी हमारी जो ट्रांजेक्शन है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आती है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके अंदर सिर्फ हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स को ऐड करते हैं। आगे है जनरल रूल क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐड करने के लिए। जनरल रूल क्या है, अगर एक कंट्री फॉरेन करेंसी को अर्न करती है तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है और ये रिकॉर्ड होता है प्लस आइटम की तरह। अगर हम एक कंट्री स्पेंड करती है फॉरेन करेंसी तो उसमें क्या होता है, वो डेबिट होता है और ये नेगेटिव आइटम की तरह रिकॉर्ड होता है। और जब रिसिप्ट्स में से हम माइनस करते हैं पेमेंट्स को तो जो बैलेंस आता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। वो सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट है उसमें यूजुअली 3 अकाउंट्स को इंक्लूड किया जाता है, कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट। लेकिन जो हमारी इंडिया जैसी कंट्री है उसमें फाइनेंशियल अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। अब करंट अकाउंट, तो हमारे इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं, एक तो कैपिटल, एक करंट। एक कैपिटल अकाउंट आता है, एक करंट अकाउंट आता है। करंट अकाउंट में हम सारे गुड्स से रिलेटेड, जो गुड्स हैं उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ऐड करते हैं, जैसे इनविजिबल सर्विसेज हो गई, सेल एंड परचेज ऑफ मर्केंडाइज हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया, जैसे गिफ्ट्स हो गए। ये सब हमारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं। जबकि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, चेंज इन गोल्ड एंड रिजर्व,
ये सारे हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर इंक्लूड होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। एक टर्म होती है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, उसका मीनिंग क्या होता है? जो हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें एक टर्म का यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। अगर हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इक्वल नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, तो जो बैलेंस है वो हमारा कहाँ ट्रांसफ़र होता है? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी के अंदर हमारा जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद है हमारे फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होता है? ये क्या है कि बहुत टाइम तक बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डिसइक्विलिब्रियम दिखा रहा है अगर हमारी कंट्री का, तो उसे हम फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू IMF अगर क्रोनिक बैलेंस ऑफ डिफिशिट है तो उसे हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। अब क्या क्या मेजर एक कंट्री अडॉप्ट कर सकती है डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए? वो क्या कर सकती है? मॉनेटरी मेजर्स का यूज़ कर सकती है, जैसे डिफ्लेशन कर सकती है, एक्सचेंज एप्रिसिएशन कर सकती है, या फिर नॉन मॉनेटरी कर सकती है जैसे टैरिफ, कोटाज, इन चीज़ों का यूज़ कर सकती है डिसइक्विलिब्रियम को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी। एक टर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी। एक होता है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। वो क्या होता है? अगर जो है हमारे सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाए, जो गुड्स से रिलेटेड आइटम है, इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज से, फैक्टर इनकम से जो भी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, उनके ऊपर से सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। एंड सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, अब ये क्या होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी? इसका क्या मीनिंग है? अगर कंपनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हमारे कैपिटल ट्रांजैक्शन से हटा दे, जैसे लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट से सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहेंगे। अब इंडिया के अंदर क्या है? 100% कन्वर्टिबिलिटी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर है और 40% कन्वर्टिबिलिटी हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर कर सकते हैं। जो तारापुर कमेटी है उसने कहा है कि उसने सजेस्ट किया है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर भी 100% कन्वर्टिबिलिटी होनी चाहिए। जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है उसको हमारे IMF के आर्टिकल 8 में बताया गया है। 1992 में, सन 1992 में जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है उनकी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी हुई थी, जबकि 1994 में फुल कन्वर्टिबिलिटी या कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर दी गई थी। जबकि 1997 में क्या है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।